यार अरे अज्ञा हूँ क्या? अज्ञा आ गया। और भैया क्या हो रहा है? देखो यहाँ इंदौर में ना तो पोहा मिल रहा है, ना भौर का लक्खा टेसन सुनने में आ रहा है। बुरा तो बहुत लग रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब मैं ये बताओ कौन कौन इंदौर को मिस कर रहा है? जो भी इंदौर को मिस कर रहा है वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिखना भाई, वो सिर्फ एक ही चीज़ लिखना, क्या? ओ यार ओम। ठीक है, तो सभी इंदौर वासियों को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से भैया राम। कैसे हो? क्या हो रहा है? मजे में? ठीक है मेरा दोस्त। इंदौर संभाग के मध्य प्रदेश की जिलेवार अध्ययन में आज इंदौर जिले को लेकर हाजिर हुआ हूं मैं, रजत सिंह शेखावत। आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर के प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय मित्रों, इंदौर संभाग में इंदौर जिला अंतिम जिला बचा है, जिसे हम एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते हैं, एक से ज्यादा वीडियो में हमें इसे पढ़ना होगा। ये पहला भाग इंदौर का मैं लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं सभी भाग आप इसे बराबर देखेंगे। कोई प्रश्न मेरे हिसाब से मैं इसमें छोड़ने वाला नहीं हूं। इंदौर जिले के इतिहास से लेकर इंदौर जिले के करंट अफेयर्स तक के सारे प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा। निश्चिंत हो जाइए, पूरी तरीके से विश्वास कीजिए सत्यादि शर्मा संस्थान पर, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे बेहतर। ठीक है भैया? ओ भैया तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या वो आगे में देखो भाई, सबसे पहले ये नक्शा आएगा मध्य प्रदेश का। वो मध्य प्रदेश के नक्शे में इंदौर की स्थिति देखो तो ये इंदौर की स्थिति आपको नजर आएगी। इसका पूर्वी छोर पूरा खाली पड़ा है, इसका पश्चिमी छोर में आप आओगे तो आपको मिलेगा इंदौर। उससे पहले भैया आपसे एक प्रश्न है, सबसे पहले मैं आपके इस कमेंट्स बॉक्स में सबके कमेंट्स के एक रिप्लाई दूंगा। पिछले वीडियो में दिक्कत ये आई थी कि मुझे कमेंट्स ही नहीं दिख रहे थे। सबसे पहले मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो इंदौर में है उसका नाम क्या है और उसकी स्थापना कब की गई थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरा, आप सत्यादि शर्मा क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सत्यादि शर्मा क्लासेस का अपना एक एप्लीकेशन है। ठीक है मेरे मित्र, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे 2 कमेंट चाहिए। जो इंदौर को मिस कर रहा है वो भैया राम लिखे। और दूसरी बात कि इंदौर के सबसे छोटे, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जो इंदौर में है वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या और स्थापना कब हुई थी? देखो भाई, इंदौर की स्थिति ये जो लिखा हुआ I फॉर इंदौर, अब यहां से आप जान सकते हैं कि मालवा प्रांत का क्षेत्र है इंदौर। और मालवा प्रांत के इस इंदौर के अगर आप इस साइड देखोगे पूर्व की तरफ, तो एक तरफ डी लिखा है, दूसरी तरफ भी डी लिखा है। तो याद रखना, इस वाला डी जो है इस धार जिले को आप पढ़ चुके हो, और ये वाला जो डी है पूर्वी की तरफ ये है देवास जिला। देवास जिला उज्जैन संभाग में। तो हम यूं कह सकते हैं इसके पूर्व में देवास जिला, पश्चिम में धार जिला, उत्तर में उज्जैन जिला यू से उज्जैन, और दक्षिण में के फॉर खरगोन जिला इसकी सीमा को छूता है। तो देखा जाए तो इंदौर के आसपास सभी जिले ऐसे हैं जो इंदौर को दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूने देते हैं। इस कारण से याद रखना, इंदौर संभाग का इंदौर जिला दूसरा ऐसा जिला है जो भू आवेष्टित है, अर्थात लैंडलॉक्ड है, जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूती है। इंदौर संभाग का दूसरा, क्योंकि एक और हमने पढ़ चुके हैं धार, जिसकी सीमा किसी और दूसरे राज्य को नहीं छूती। दूसरा है इंदौर। क्या भैया समझ में आ रहा है? ठीक है ना, बोलते रहना, जो समझ में नहीं आ रहा हो लिखते रहना। ठीक है, इंदौर जिले की बात करते हैं तो इंदौर जिले में फिर आप ये इंदौर का नक्शा देखिए, तो प्यारा लग रहा है, मजा आ रहा है। इंदौर आके देख लो, नक्शे देख लो आप तो। ठीक है ना, इंदौर जिले की बात करते हैं तो इंदौर जिले की तहसीलों की संख्या आपके सामने लिखी है 5। इंदौर, हमेशा याद रखना जिन बच्चों को डाउट रहता है, जो भी संभाग मुख्यालय होता है, वो इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, कुछ भी हो, जो संभाग मुख्यालय होता है वो जिला भी होता है। जो जिला होता है वो अपने आप में एक तहसील भी होता है। ठीक है ना, लेकिन 2 जगह पर याद रखिएगा, नर्मदापुरम और चंबल, इस नाम से कोई जिले नहीं है, बस ये वहां के संभाग मुख्यालय है। इंदौर तहसील भी है। सांवेर, देपालपुर, हातोद और महू। सांवेर में आपने नाम सुना ही होगा, यहां पर भी उपचुनाव होना है। ठीक है ना, इंदौर, सांवेर, देपालपुर, हातोद और महू, ये 5 तहसीलों के साथ इंदौर जिला। और इंदौर जिले की विस्तृत जानकारी अब मैं आपको पढ़ाता हूं, देखिएगा प्रश्न जहां से बनते हैं। अगर बात करें गठन की, तो गठन जो होता है ना भाई, एक दो चीज समझिएगा, किसी भी क्षेत्र की स्थापना राजा महाराजा पहले ही कर चुके होते हैं।
उस स्थान की। गठन होता है जब उसे राज्य में शामिल किया गया हो, या यूं कह सकते हैं भारतीय संघ में आजादी के बाद शामिल किया गया हो। तो 1956 में अर्थात मध्य प्रदेश के गठन के समय पर ही ये इंदौर जिले के रूप में बन गया था। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आपको हालांकि याद नहीं रखनी है, लेकिन यहां बताने का एक ही मकसद है मेरा। जनसंख्या में प्रथम है इंदौर, मध्य प्रदेश में जनसंख्या में प्रथम जिला है। क्या बात करते हैं, कैसे? 32,76,697। भले याद ना रहे, लेकिन आप ये याद रखो कि 32 लाख से ऊपर 2011 से 9 साल पहले की बात बता रहा हूं, आंकड़ा 2011 का ही चलेगा अभी, ठीक है ना। अर्थात प्रदेश में प्रथम जिला किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। आप सोच रहे होंगे सर फिर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम जिला है तो जबलपुर क्या था? तो दोस्तों वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हमने जो पढ़े थे वो संभाग थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी इंदौर है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी इंदौर है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो वो छिंदवाड़ा है। जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो यहां का जनसंख्या घनत्व है 841, 841 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर दूसरा बड़ा जिला है। कौन सा है? दूसरा बड़ा जिला है। तो फिर पहला कौन? 855 के साथ में पहला जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं इसके साथ मैं दूसरी जानकारी भी देता हूं, इसलिए लेक्चर को सिर्फ देखने के अलावा मेरी बातों को सुनने में भी आप इंटरेस्ट रखें ज्यादा, क्योंकि प्रश्न जो लिखा नहीं वो भी बोल जाता हूं मैं। अगर दूसरा जिला इंदौर है जनसंख्या घनत्व में, तो पहला जिला 855 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भोपाल है। क्यों भैया? हो देखो इधर आगे। लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशो महिलाओं की अर्थात यूं कहें कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति 928, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। एक शिक्षित पढ़े लिखे शहर के हिसाब से 29वां नंबर इसका राज्य में आता है। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3898 वर्ग किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। कुल साक्षरता एजुकेशन की बात करते हैं तो 80.87% के साथ यहां कुल साक्षरता की बात कर रहा हूं मैं ओवरऑल, सेकेंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है कुल साक्षरता में। लेकिन पुरुष साक्षरता की जहां बात कर दे तो वो पुरुष साक्षरता में प्रथम आ जाता है। पुरुष साक्षरता में प्रथम नंबर पर है जिसकी साक्षरता 87.25%। आपसे प्रतिशत बहुत कम पूछेगा, इस बात का हमें विश्वास है। आपसे सीधे पूछेगा कि प्रदेश में पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? इंदौर आपका उत्तर होगा। मैंने यहां लिखा लैंडलॉक्ड अर्थात जिसे कहते हैं भू आवेष्टित जिला। यहां इंदौर संभाग का, पूरे मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में 17 ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक्ड है। आपकी किताबों में 18 देता है, वो गलत देता है, क्योंकि मैं कई मर्तबा इस सीरीज में चर्चा कर चुका हूं कि मंडला जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, जिसे नहीं मानने पर 18 होते हैं, जबकि 17 ऐसे जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते, उसमें इंदौर भी एक आता है। पूर्व नाम अर्थात ये पूछा जाए कि इंदौर को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, या इंदौर के समय समय पर क्या नाम रहे हैं। आज जिसे हम इंदौर कहते हैं उसे प्राचीन समय पर इंदूर नगरी, इंद्रपुर, देखो हमेशा याद रखना, गोपालपुर हो, कोई सा भी पुर हो जहां पर पुर लगा होता है, पुर का मतलब होता है बस्ती। हिंदी का शब्द है पुर, पुर का मतलब क्या होता है? बस्ती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिवपुर, शिव की बस्ती, गोपालपुर, गोपाल की बस्ती, इंद्र की बस्ती कहा जाता था इंदौर को। तो इंदूर, इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, समझ में आ रहा है? इंद्रधनेश्वर वाला इंद्रेश्वर, अहिल्याबाई की नगरी, क्योंकि देवी अहिल्या के संदर्भ में आपको बताने वाला हूं, और महलों की नगरी। अब महलों की नगरी यूं तो कई सारे शहर को कहा जाता है, लेकिन उसमें अब बात इंदौर की चल रही, इस कारण से मैंने लिखा है। बच्चों के कुछ के डाउट ऐसे आते हैं जो पढ़ रहे हैं और उसी को डाउट बना के पूछ रहे हैं, अगली चीज नहीं पूछ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, वो सुन रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है तुमको ऐसे में, है? जो भी हो ठीक है। उपनाम, उपनाम मतलब क्या होता है? प्राचीन नाम वो होता है जिस नाम से शहर को लोग बुलाते थे। उपनाम वो होता है जो उसकी खासियत के कारण उसे उस नाम से बुलाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उपनाम क्या होगा? उपनाम होगा प्रदेश की आर्थिक मतलब इकोनॉमी, आर्थिक
और वित्त राजधानी, अर्थात पूछा जाए मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी इंदौर, आर्थिक राजधानी इंदौर, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर, मध्य प्रदेश की शिक्षा राजधानी इंदौर, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर, और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर। जो सेकंड वाली लाइन लिखी है उपनाम, यह सबसे ज्यादा काम की है। क्यों पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी, देखो कितने प्रश्न हैं, प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, संस्कृति राजधानी और वित्त राजधानी पूछा जाता है, खेल राजधानी पूछा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनमें से याद रखिएगा, प्रदेश की आर्थिक राजधानी, वित्त राजधानी, खेल राजधानी, शिक्षा राजधानी, व्यवसाय राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। अब मिनी मुंबई के नाम से क्यों जाना जाता है ये आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, लेकिन और उसे पूरा बताऊंगा। सूती वस्त्र उद्योग के कारण, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉटन मिल्स के कारण इसे जाना जाता है। नदियां कौन कौन सी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है? अब कोई कहेगा खान नदी, तो याद रखना, बिल्कुल सही करें, खान नदी, जिसका एक नाम याद रखना कान्ह नदी है, कान्ह, ठीक है ना। जब आओगे यहां इंदौर तो इंदौर के बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा क्या, खान नदी नहीं, कान्ह नदी, ठीक है ना। चंबल नदी, कुछ कहेंगे सर चंबल महू से निकलती है। दोस्त मैं इंदौर, खुद इंदौर तहसील नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा इंदौर जिला पढ़ा रहा हूं। इस इंदौर जिले में अगर कोई नदी देपालपुर से भी निकलेगी तो वो आपको यहां पढ़ने में इंदौर ही आएगा, ये जरूर बता देंगे कि देपालपुर से निकली है। समझ में आ रहा है? कान्ह नदी, चंबल नदी, चोरल डैम सुना है ना, वो वाला चोरल, गंभीर नदी, यशवंत सागर झील या यशवंत सागर डैम का नाम सुना होगा आपने, जो मध्य प्रदेश में, आप इंदौर की बात करोगे तो इंदौर में 1939 के आसपास बनाया गया था और बहुत बड़ा डैम भी बना है। और खासियत यह है कि इंदौर की 25% जनसंख्या को जल आपूर्ति करवाता है वो गंभीर नदी पर। सरस्वती नदी और शिप्रा नदी, अब शिप्रा नदी का हो गया उज्जैन में तो शिप्रा नदी के तट पर महाकाल मंदिर है, लेकिन शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले में काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। तो पूछा जाता है शिप्रा का उद्गम स्थल, तो अपने दिमाग से निकाल देना कि उज्जैन ही इसका उत्तर होगा। उज्जैन में तो ये विशेष हो जाती है, पूजनी हो जाती है, क्योंकि वहां पर सिंहस्थ लगता है, लेकिन इसका उद्गम मतलब कि निकलती कहां से है, तो इंदौर जिले में काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। अब आइए आप इतिहास की अगर बात करें, देखो नदियों में एक चीज याद रखना, जो चंबल नदी है यह 965 किलोमीटर लंबी है। साथ ही साथ याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, और चंबल नदी पर जो नदी परियोजना बनाई गई है वो सबसे पहली है। तो याद रखिएगा चंबल नदी प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जो इंदौर की महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, जाना पाव पहाड़ी, सब जानते हैं। इंदौर की जाना पाव पहाड़ी, महू की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है। याद रहेगा, इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जिस तरह से नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, चंबल को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। भगवान परशुराम की जन्म स्थली है कौन सा? जाना पाव पहाड़ी, महू। आइए आगे पढ़ते हैं। इतिहास की अगर बात करते हैं तो अब आता है सबसे खास प्रश्न। मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको बताता हूं कि यहां जो मैंने थ्योरी लिखी, इस थ्योरी में एक जो लाइन लिखी है वो मध्य प्रदेश की एसआई अर्थात एमपी एसआई 2016 का प्रश्न है। क्या है? ध्यान से सुनना और निकालिएगा। स्थापना कब हुई इंदौर की? तो 1732 में, 1732। हुआ यह था कि 1732 में मराठाओं के पेशवा, मराठाओं के दूसरे पेशवा, आपने एक फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उस फिल्म की शुरुआत जब होती है तो छत्रपति साहू जी एक डायलॉग के साथ इस फिल्म की शुरुआत करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद मराठाओं के सामने पेशवा की समस्या आन खड़ी हुई है। इतने में फिर जो चलकर आता है, जो रणवीर सिंह ने जो रोल निभाया है, वो रोल निभाया है पेशवा बाजीराव प्रथम का। समझ में आ रहा है? वही पेशवा बाजीराव प्रथम जो दूसरा पेशवा होता है 1720 से 1740 के बीच में। तो 1732 में बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव मस्तानी के नाम से भी जाना जाता है, मस्तानी उनकी प्रेमिका रही, वही बाजीराव प्रथम जिसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, वो बाजीराव प्रथम ये जो मराठा होते हैं, इन मराठाओं के बीच में सबको साथ बिठाकर इनको अलग अलग राज्य बांटते हैं।
तो जब अलग अलग राज्य बांटते हैं तो आप देखोगे नागपुर में सिंधे रह जाते हैं, ग्वालियर में सिंधिया चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देवास छोटी पाती बड़ी पाती को पवार और सिंधिया में बांट दिया जाता है। आनंद राव पवार को धार दिया जाता है, धार जिले में मैंने पढ़ाया था। और 1732 में ही इंदौर की जो जगह है वो हिस्से में दी जाती है मल्हार राव होलकर को। किसे दी जाती है? मल्हार राव होलकर को। तो उत्तर बनता है स्थापना 1732 ईस्वी में। ये देखो जो मैंने पूरा लिखा है ना, एमपीएसआई 2016 में पूछा गया, ये मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार। ये देखो भाई, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार, ये एमपीएसआई में क्वेश्चन था कि मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार कौन है, मैंने यहीं पर डाल दिया उसको। तो 1732 में इंदौर की स्थापना मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर ने की थी। इंदौर की स्थापना 1732, तारीख सहित 29 जुलाई 1732 को इंदौर की स्थापना मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर ने की थी। साथ ही साथ याद रखिएगा मल्हार राव होलकर को उत्तरी भारत और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता था। उत्तरी भारत और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मल्हार राव होलकर को। अंडरलाइन करो, एक एक तगड़े के तगड़े प्रश्न है भाई यहां पर। ये होलकर क्या है, कैसे आए होलकर, तो सुनना समझना फिर आगे बढ़ना। होलकर विशेषतः एक चरवाहा जाति रही। मथुरा अर्थात उत्तर प्रदेश में कृषक वंश की अर्थात किसानों की एक जाति, किसानों में कृषि का कार्य करते थे और ये मुख्य रूप से चरवाहा थे अर्थात मवेशियों को चराते थे। ये मथुरा से पलायन कर गए और मथुरा से भागकर दक्कन क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत में आकर बस गए। और दक्कन क्षेत्र में मथुरा से आकर जिस गांव में जाकर बसे उस गांव को होल नामक गांव था। होल गांव में इन्होंने अपना निवास बनाया और वहां से निकलने के बाद में ये होलकर कहलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो होलकर प्रमुखतः प्रारंभ में एक चरवाहा जाति रही है। तो मल्हार राव होलकर इसके संस्थापक, ये तो आपको याद है जो हम 1 लाइन फैक्ट में पढ़ते हैं। कब की? 1732 में। यही मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार कहलाते हैं और मल्हार राव होलकर को ही किंग मेकर कहा जाता है उत्तर और मध्य भारत का। एक प्रश्न यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में मल्हार राव होलकर साहब की मृत्यु हो गई। मल्हार राव होलकर साहब की मृत्यु लाहार तहसील जिला भिंड में हुई थी और वहीं पर मल्हार राव होलकर की समाधि है। तो प्रश्न याद रखिएगा, इंदौर की स्थापना करने वाले मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर की समाधि इंदौर नहीं बल्कि भिंड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भिंड में इनकी समाधि है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि इनकी समाधि कहां है मल्हार राव होलकर की, तो उत्तर क्या होगा? भिंड में। मल्हार राव होलकर साहब की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके जीवित रहते हुए उनके जो पुत्र है खांडेराव होलकर, खांडेराव होलकर की शादी शिंदे परिवार की एक गुणवान कन्या जिसकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई। तो मल्हार राव के पुत्र थे खांडेराव, जो मल्हार राव थे ना संस्थापक, उनके पुत्र थे खांडेराव। खांडेराव की पत्नी बनी कौन? अहिल्याबाई होलकर। कौन बनी? अहिल्याबाई होलकर। खांडेराव चिड़चिड़े स्वभाव के थे, फिर भी अहिल्याबाई होलकर ने कम उम्र की होने के बावजूद भी कई ताने सुनकर अपने आप को संभाला। इन दोनों की 2 संतान हुई, एक पुत्र एवं पुत्री। तो मालेराव होलकर अहिल्याबाई होलकर और खांडेराव होलकर के पुत्र थे। शादी से पहले अहिल्याबाई शिंदे परिवार अर्थात मराठाओं की पुत्री थी। मालेराव की मां अहिल्याबाई होलकर ने मालेराव के कम उम्र के होने के कारण 1766 में राजपाट संभाला मालेराव के नाम से। 1766 से 1795 तक शासन किया किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। जब इनकी उम्र 43-45 साल के लगभग रही होगी, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। 1766 से इन्होंने शासन संभाला और 1795 तक शासन करती रही। याद रखना, पुत्र छोटा था, अहिल्याबाई होलकर महिला होने के कारण इन्होंने तुकोजी होलकर को अपना सेनापति बनाया। और यह पीएससी का प्रश्न है कि अहिल्याबाई होलकर ने किसे अपना सेनापति बनाया था? तो तुकोजी होलकर को अपना सेनापति बनाया। समझ में आ रहा है मित्र? अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में हुआ, मृत्यु 1795 में हुई। 13 अगस्त 1795 को इनकी मृत्यु इंदौर में हो गई। ये इंदौर की महारानी रही
और ये शिव भक्त रही। इन्होंने महेश्वर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इंदौर इनकी पहली राजधानी और महेश्वर को दूसरी राजधानी बनाया। बड़ी ही पूजनी रही है, ऐसा कहते हैं। देखो किंवदंतियां हैं, मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की परम भक्त होने के कारण भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर इनसे पूछा और इन्होंने स्वप्न सुबह साझा किया अपनी सभा के साथ। स्वप्न में इनसे भगवान ने पूछा कि तुम अपनी प्रजा के लिए क्या चाहती हो। तो ऐसा कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि सुबह जो भी उठता है वो उठता तो भूखे पेट ही है, पर मैं चाहती हूं कि मेरे इंदौर के निवासियों को ऐसा वरदान मिले कि सुबह भूखा उठे सही, पर कोई गरीब सुबह भूखा उठने के बाद रात को भूखा ना सोए। देखो आज उसी का भंडारे का कमाल देखो, जो इंदौर में इधर किधर गूंजता रहता, भंडारा भंडारा भंडारा, विशाल भंडारा। समझ में आ रहा है? वो भंडारा तो ऐसी मान्यता है, बहुत ही अच्छा नगर इंदौर। प्रतिवर्ष देवी अहिल्या जी की स्मृति में प्रतिवर्ष इंदौर में अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इंदौर में अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। लेकिन अहिल्या घाट नर्मदा जी के किनारे महेश्वर में है, जिसे अगर इसके बारे में कुछ और समझना है तो प्लीज आप एक बार खरगोन जिले का वीडियो आप देख लें, ठीक है ना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। 1997 से देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहिल्याबाई सम्मान दिया जा रहा है, जो केवल और केवल महिलाओं को दिया जाता है, जो केवल और केवल महिलाओं को दिया जाता है अहिल्याबाई सम्मान। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने ये सारी आपको बताई कि कब स्थापना हुई, किस बात में प्रथम है। मैंने इतिहास में आपको बिल्कुल एक शॉर्ट में बता देता हूं। इंदौर को इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, अहिल्या नगरी, महिलों की नगरी कहा जाता था। उपनाम में आज भी कहा जाता है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी, वित्त राजधानी, खेल राजधानी, शिक्षा राजधानी, व्यवसाय राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से पुकारा जाता है। इंदौर में खान नदी है, चंबल नदी है, चोरल डैम है, चोरल नदी है, गंभीर नदी है, सरस्वती नदी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और शिप्रा नदी का उद्गम स्थल काकरी बरडी इंदौर से है। फिर हमने पढ़ा इतिहास में तो 1732 में मल्हारराव होलकर साहब ने, होलकर एक चरवाहा जाति थी जो मथुरा से दक्कन में निवास करने गई थी, होल नामक गांव में, वहां से नाम पड़ा होलकर। 1732 में बाजीराव प्रथम ने इनका विभाजन किया, सिंधे को नागपुर दिया, होलकर को इंदौर दिया, सिंधिया को ग्वालियर उज्जैन दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पवार और जीवाजी को देवास छोटी पाती बड़ी पाती दी, आनंदराव पवार को धार दिया। उसी क्रम में आगे देखो तो ये मल्हारराव होलकर साहब को ही उत्तर और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता है और इन्हें ही मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार MPSI 2016 कहा जाता है। 1766 में इनकी मृत्यु लाहौर भिंड में हुई और इनकी समाधि भिंड में ही है। इनके मरने के बाद इनके पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी को राजपाट संभालना पड़ा, क्योंकि खांडेराव जी की मृत्यु हो चुकी थी। खांडेराव मल्हारराव होलकर की मृत्यु से पहले ही मृत्यु उनकी हो चुकी थी। मालेराव के नाम पर अहिल्याबाई जी ने शासन किया। 1725 में जन्म हुई और 1795 में इंदौर में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा शासन किया और इनके जो सेनापति थे तुकोजी होलकर को इन्होंने सेनापति बनाया। आज की तारीख में इनके नाम पर अहिल्या उत्सव प्रतिवर्ष इंदौर में मनाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा अहिल्याबाई के नाम पर प्रतिवर्ष 1997 से सम्मान दिया जा रहा है। अब इसी सम्मान को मैं और थोड़ा सा आपको बढ़ा दूं तो याद रखिएगा, इसे मैं साफ कर रहा हूं। अहिल्याबाई होलकर के संबंध में पूछा जाए कि ये सर ये अहिल्या सम्मान दिया जाता है तो याद रखना पुरस्कार राशि तो याद रखिएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है पुरस्कार राशि। प्रथम विजेता तीजन बाई का आपने नाम सुना होगा। तीजन बाई ये कहां से है? छत्तीसगढ़। तीजन बाई कहां से? छत्तीसगढ़ से। इन्हें 1997 में दिया गया क्योंकि ये केवल महिलाओं को दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पांडवानी लोक गायिका है तीजन बाई, याद रखिएगा तीजन बाई का नाम भूलना नहीं है। 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगर पूछा जाए कि 2017 और 18 इस तरह से आपसे अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कृष्णा वर्मा 2017 में बात करता हूं। कृष्णा वर्मा ये कहां से है? ये उज्जैन से है। अब ये महिला है कि पुरुष? भाई दिमाग लगा लो, इधर महिलाओं को ही दिया जाता है। और 2018 में बात की जाए तो शांति देवी झा और ये कहां से है? शांति देवी झा बिहार से है।
ये हो गया आपका अहिल्याबाई सम्मान का करंट में कि कितने रुपए मिलते हैं, 2 लाख। कब से दिया जाता है, 1997 से। किन्हें दिया जाता है, सिर्फ महिलाओं को। प्रथम विजेता तीजनबाई छत्तीसगढ़, 2017 कृष्णा वर्मा उज्जैन, 2018 शांति देवी झा बिहार। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको, अगर इसका कोई काम नहीं है, आपने अगर पहले स्क्रीनशॉट ले लिया और नहीं ले पाया तो आप पीछे जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करके 2 प्रश्न और लिख देता हूं, फिर पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, तुकोजी होलकर का नाम सुना होगा आपने। यहां पर देखिएगा, तुकोजी होलकर के पुत्र, तुकोजी होलकर के पुत्र यशवंतराव होलकर को, ये नाम रट लीजिएगा, यशवंतराव होलकर को भारत का, अब किसी किताब में दिया था भारत का, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। कुछ किताबें इसे भारत का नेपोलियन भी देती है, तो मैं वो भी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं वो भी आपको लिख देता हूं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश के संबंध में जीके जो पूछा जाएगा, भारत या मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यशवंतराव होलकर को। ये वही यशवंतराव होलकर है जिनके नाम से जाना माना अस्पताल है, जिसे आप कहते हैं एम वाई हॉस्पिटल। क्या कहते हैं, एम वाई हॉस्पिटल। ये है एम वाई हॉस्पिटल, MYH 1955, 1955 में अस्तित्व में आया एम वाई अस्पताल महाराजा यशवंतराव होलकर। ये देखो नाम, एम वाई का मतलब क्या था, एम वाई वाई करते ना, एम फॉर महाराजा, वाई फॉर यशवंतराव, एच फॉर होलकर, ठीक है ना। महाराजा यशवंतराव होलकर के नाम पर बनाया गया है। एक अंतिम प्रश्न याद रखिएगा, तुकोजी तृतीय के समय इंदौर भारतीय राज्य में विलय हो गया। यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि तुकोजी तृतीय के समय पर इंदौर को भारतीय राज्य में कब मिलाया गया, तो वो तुकोजी तृतीय थे। समझ में आ रहा है। ये पूरी जानकारी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये यहां पर मैंने पूरा इतिहास समझाया पहली स्लाइड में। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, अब आपको पढ़ाता हूं मैं इंदौर जिले के अंदर उद्योगों के बारे में। उद्योगों के बारे में मतलब कि कौन कौन से खास करके उद्योग है, या इंदौर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों पूछा जाता है। मतलब आपको इस प्रश्न का उत्तर यहां पर एक तरह से सटीक आपको जान पड़ेगा कि इंदौर को क्यों वित्त राजधानी, या इंदौर को ही क्यों हम आर्थिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी कहते हैं। व्यवसाय वहीं से होगा जहां से ज्यादा माल दाल ले जाना करना या फिर उत्पादन होता है। कैसे, समझिए। सूती वस्त्र उत्पादन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उत्पादन में इंदौर सबसे अग्रणी जिला है। इंदौर में लगाई गई सूती कपड़ा की मिलें सूती कपड़ा उत्पादन में अग्रणी है। सूती कपड़े की अधिक उत्पादन के कारण ही, सुनना इस प्रश्न को 2 तरह से बता रहा हूं, 2 वे में बता रहा हूं। सूती वस्त्र के अधिक उत्पादन के कारण ही इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। अर्थात यह प्रश्न हम पढ़ते आए हैं। मैंने जब आपको सिवनी पढ़ाया था, सिवनी जिला जो कि जबलपुर संभाग में आता, तब मैंने कहा था कि इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। तब मैंने आपको कारण सहित बताया था कि इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ क्यों कहते हैं। नवाबों का शहर नहीं है ये जो लखनऊ कहेंगे, ठीक है ना। इसे लखनऊ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर रेशम उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो वो लखनऊ कहलाता है। मिनी बॉम्बे इंदौर कहलाता है, तो उसका कारण अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सूती कपड़ा मिल के कारण, सूती कपड़ा की अधिक उत्पादकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश में मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रदेश में प्रथम जिला है इंदौर। 1907 में 1907 में मिल बनी थी जिसका नाम था मालवा मिल। आज भी मालवा मिल चौराया है, आप जाओगे तो आपको मालवा मिल के नाम से इंदौर में जगह है।
मालवा मिल 1907 में मध्य प्रदेश की पहली सफल सूती कपड़ा मिल है। इस शब्द पे जोर दे रहा हूं मैं, पहली सफल सूती कपड़ा मिल है। इसका मतलब याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल, पहली सूती कपड़ा मिल, सफल नहीं, पहली सूती कपड़ा मिल, तो उत्तर फिर इंदौर नहीं है, फिर उत्तर आपका होगा 1906 जिला बुरहानपुर, क्योंकि पहली सूती कपड़ा मिल बुरहानपुर में खोली गई थी, जो कि असफल हुई थी, पर पहली तो थी। पर अगर पूछे पहली सफल, तो फिर पहली सफल में उत्तर हो जाएगा मालवा मिल 1907 जिला इंदौर। ठीक है मेरे मित्र, प्रदेश के मृगनयनी इंपोरियम में से एक इंदौर में है। प्रदेश के 6, याद रखना, मध्य प्रदेश में 6 जो है इंपोरियम है, शोरूम। कैसे? प्रदेश सरकार द्वारा जो कपड़े होते हैं, वस्त्र हैं, अर्थात खादी के वस्त्र हुए और कुछ प्रमुख साड़ियां हुई, अर्थात कुल मिलाकर याद रखना, खास करके सूती वस्त्रों को बेचने के लिए, सूती वस्त्रों को बेचने के लिए सरकार सूती वस्त्रों की खरीदी को डिमांड में लाने के लिए इंपोरियम अर्थात शोरूम बनाकर उनकी ग्राहकी बढ़ाती है। मध्य प्रदेश में 6 मृगनयनी इंपोरियम है, जिनमें से आपका इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, बैतूल है, सतना है, ऐसा करके उसमें से एक इंपोरियम, मृगनयनी इंपोरियम इंदौर में है। प्रश्न मैं बता रहा हूं, प्रश्न वही बनेगा कि मृगनयनी इंपोरियम का संबंध किससे है। तो मृगनयनी इंपोरियम का संबंध याद रखिएगा सूती वस्त्रों की बिक्री से है। आया समझ में दोस्त? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोया रिसर्च सेंटर कहां पर है मेरे दोस्त? तो ये इंदौर में खंडवा रोड, जिसे खंडवा नाका वाला रोड कहते हैं, खंडवा रोड अर्थात इंदौर में खंडवा रोड पर है। इंदौर में है कौन सा? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र एवं सोयाबीन वायदा बाजार अर्थात मूल्य नियंत्रण के लिए। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय। अब देखते हैं ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स से प्रश्न बनते हैं ना, आपसे लेदर कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। अभी तक जो मैं जितने जिले पढ़ाया हूं उसमें से मैं आपको छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स पढ़ा चुका हूं। अब मैं इंदौर में आपको पढ़ा रहा हूं। एक तो है ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स एवं रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से है? ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है और रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स है। साथ ही साथ यहां पर उसके नीचे वाली लाइन पर महत्वपूर्ण बिंदु रख रहा हूं मैं, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। अर्थात मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में क्या भैया, ध्यान दो इधर, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इंदौर में है। समझ में आ गया? साथ ही महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इंदौर जिले की एक तहसील महू, उसमें एकमात्र छाता उद्योग है। छाता उद्योग अर्थात बारिश में छाता बनाने का। आपको मैं इसकी भी विशेषता बता दूं, यहां पर छाते में सिर्फ जो ताड़ियां होती है और जो डंडी होती है सिर्फ वो बनाया जाता है। महू में जो छाता उद्योग है वहां पर छाता पूरा कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उसमें सिर्फ ताड़ियां एवं छतरी की जो डंडियां होती है वो बनाई जाती है, अर्थात उसके ऊपर कवर लगाकर कंप्लीट नहीं होता है। एवं टिश्यू पेपर आते हैं, आप जाते हैं जब होटल में जाते हैं तो टिश्यू पेपर अर्थात महीन पेपर कारखाना, टिश्यू पेपर या महीन कागज बनाने का कारखाना महू में, इंदौर में, महू जो तहसील है इंदौर की, वहां पर है। टिश्यू पेपर जानते हो, वही होटल में आता है ना बंदा, इंदौर में सबके सब गए होंगे। 2 चीज में मुट्ठे मारते हो तुम, ऐसा करके पकड़ के लेके आते हो। एक तो टिश्यू पेपर, बिल्कुल सोचते समझते नहीं हो, सोचते हो खाना खाया 250 होगा क्या, तो पहले तो 25-20 टिश्यू पेपर लोगे। समझ में आ रहा है? सही बोल रहा हूं ना? और दूसरा काम, बिल देने नहीं जाओगे काउंटर पे, पर मुट्ठी भर के सोप खाने जाओगे पहले। समझ में आया ना? ऐसा करके सोप करके। अब बहुत सारे बच्चे लिखेंगे अनुभव, मुझे पता है बेटा, लिखो तुम अनुभव। तो वही टिश्यू पेपर जो आप बहुत सारा यूज करते हैं, सोप खाते हो बहुत सारी, ठीक है ना, अनुभव भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स। अच्छा, चमड़ा खिलौना उद्योग, मध्य प्रदेश के इंदौर में चमड़ा खिलौना उद्योग। अब यहां पर याद रखिएगा इसे जीआई टैग मिला है। ओके, पूछा जाता है लेदर टॉयज अर्थात चमड़े के खिलौने का जीआई टैग किस जिले को है? मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं आपको। 2017 में एक परीक्षा कांस्टेबल में आपसे पूछा था, ठठेरा कला अर्थात वो शिल्प कला जो आती है ना, बर्तनों को, पीतल के बर्तनों को, धातुओं को बनाने वाली, वो दतिया और टीकमगढ़ को जीआई टैग है। वहीं पर आप याद रखिएगा चमड़ा खिलौना उद्योग जो है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। और जीआई टैग क्या है ये जानना है तो आप जाइए झाबुआ जिले को एक बार पढ़िए। प्लास्टिक उद्योग,
बेकरी उद्योग, डायमंड पार्क और औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला। औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अर्थात उद्योगों में जो कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य वर्धक के लिए, स्वास्थ्य के लिए। एवं टंगस्टन फिलामेंट उद्योग। यहां पर आप कह रहे होंगे सर ओ भैया हर कुछ ही पढ़ा रिया है, हमको पता है सबसे ज्यादा टंगस्टन जो होता है वो होशंगाबाद में हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है, मैंने कहा होशंगाबाद में ही सर्वाधिक टंगस्टन मिलता है। लेकिन टंगस्टन किस काम में आता है तो याद रखना, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में काम आता है। तो टंगस्टन होशंगाबाद से ला रही है क्या, वो बना खा रही है इंदौर में। तो समझना टंगस्टन इंदौर में ज्यादा होता नहीं है, होशंगाबाद से लाके यहाँ पर टंगस्टन के फिलामेंट विद्युत बल्ब के बनाए जाते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट उद्योग है, ना कि टंगस्टन सबसे ज्यादा है। बोल दिया ना सही। हाँ देखो यार, राष्ट्रीय सोयाबीन निर्देशालय ये भी इंदौर में है, सोयाबीन से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी बताया। क्रिस्टल आईटी पार्क, न्यू जाओ, कहां पर तीन इमली, फिर और न्यू जाओ ना, कहां पहुंच जाओगे आईटी पार्क, और भौरकुआ से सीधे आओ तो भी कहां जाओगे आईटी पार्क। ठीक है। मेडिकैप्स लिमिटेड, नाम सुना ही होगा आपने, मेडिकैप्स लिमिटेड, ये सब इंदौर में है। अच्छा इधर आओ, प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात सेज के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश का इंदौर में है। तथा बांस का सरकारी शोरूम अपने कहां पर है, लखा भरखा लखड़ एजन, ये नौलखा में है। क्या है, प्रदेश में बांस का सरकारी शोरूम इंदौर में है। दादा कहां पर है, इंदौर में। अभी आपको मैं जब पढ़ाऊंगा अभ्यारण्यों के बारे में तब और बताऊंगा। प्रथम जैविक खाद्य इकाई, प्रदेश की प्रथम जैविक खाद्य इकाई इंदौर में है। साथ ही साथ सूखा बंदरगाह, मैंने ये नहीं कहा कि ये प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है, क्योंकि वो तो पीतमपुर आप पढ़ चुके हो धार जिले में। मैंने कहा कि इंदौर जिले में भी एक ड्राई पोर्ट आता है सूखा बंदरगाह, जिसका नाम है मांगलिया। कौन सा है, मांगलिया। मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मालवा का पहला फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है मेरे दोस्त, इंदौर में। प्रदेश की ऋतु संबंधी वेधशाला, ऋतु मतलब यहां सोचना वो मेरे मामा की छोरी वो ऋतु, अरे ऐसी कोई ऋतु तो नहीं है। ऋतु मतलब मौसम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ऋतु नहीं। प्रदेश की पहली ऋतु संबंधी वेधशाला, ये भी कहां पर है, ये भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये प्रश्न आया, इस पर जोर दीजिए भाई। ये जितना भी चीज पढ़ा है ना, ये कम नहीं है। किसी भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और सारे कार्य चलाने के लिए उद्योग की ये जो झड़ी लगी हुई है ना इंदौर में, ये कम नहीं है, क्योंकि शिक्षा की राजधानी, शिक्षा से ही कई सारे कार्य चल जाते हैं। वित्त निगम, मध्य प्रदेश का वित्त निगम इंदौर में है। और सन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 1955 लगता है। कौन सा, 1955, ठीक है ना दोस्त। जब आप अपने घर में बैठे हो, इंदौर में पढ़ने वाले बच्चे जब इंदौर में पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके ना होने से इंदौर में रौनक ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पोहा मिल रहा है, कहीं पोहा नहीं मिल रहा है, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, वो आवाज सुनने को ही नहीं मिल रही, खड़े हो जाओ तो भौर को लक्का टेंशन वाली, कुछ नहीं चल रहा भाई, है ना, फिर भी पढ़ो। एशिया का पहला लेकिन दुनिया का तीसरा, क्या पढ़ा रहा हूं, लेजर अनुसंधान केंद्र, एशिया का पहला विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जिसे आप जानते हैं केट के नाम से। किसके नाम से, केट। अब इसकी स्थापना जो की गई थी, तो ये दोस्त लिखा हुआ है 19 फरवरी 1984 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा केट की स्थापना की गई इंदौर में, ठीक है ना, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। वर्ष 2005 में जब सरकार थी किसकी, मनमोहन सिंह जी इसके प्रधानमंत्री थे, तब इसका नाम आरआर केट रख दिया गया, अर्थात सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के आगे जोड़ दिया गया राजा रमन्ना। तो केट को समर्पित किया गया राजा रमन्ना, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है। और यहां बार्क के द्वारा, सुना होगा आपने, भाभा अनुसंधान जो भाभा एडवांस रिसर्च सेंटर है जो कि बॉम्बे में है, वो बार्क के द्वारा इसको चलाया जाता है। ये मैंने बात की किसकी, उद्योग के बारे में। उद्योग की नगरी है, व्यवसाय की नगरी है, आर्थिक नगरी है, वित्त नगरी है। वित्त निगम 1955 है। कोई भी विद्यार्थी ये प्रश्न अभी नहीं पूछे कि सर वो फला चीज तो अभी आपने पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी आपको कम से कम इसके इस पार्ट के बाद और 2 पार्ट कम से कम पढ़ने, हो सकता है 3 पार्ट भी हो जाए।
अभी इंदौर का आपने सिर्फ 20% फिर 25% ही पढ़ा है। इसलिए आप इस बात में बिल्कुल समय न गवाएं कि सर अभी वो चीज नहीं पढ़ाई है, अभी तो आपको एजुकेशन पढ़ाना है, अभी तो प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाना है, स्पोर्ट्स पढ़ाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और राजनीति पढ़ाना है, इंदौर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकंड के लिए। ठीक है दोस्त, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में इंदौर के दूसरे पार्ट के साथ। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करके बताइएगा जो मैंने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। और प्रश्न मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं जिन्होंने नहीं सुना। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य इंदौर में है, उस अभ्यारण्य का नाम मुझे कमेंट्स करके बताइए। और जिन्हें इंदौर की याद आ रही है वो एक कमेंट्स करे भैया राम। ठीक है, तो मैं चलता हूं, दूसरे पार्ट में मिलूंगा। भैया राम।